आपको सर 45 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए। सफर कैसा रहा सर? इस 45 साल का सफर थोड़ा सा खट्टा मीठा ऊंचा नीचा? देखिए, सफ़र तो खट्टा मीठा होना ही चाहिए, कम ज़्यादा होना चाहिए। आप जब चलते हैं तो धूप भी होती है, साया भी होता है, कुछ गड्ढे मिलते हैं, कुछ कांटे लगते हैं। जब मैं 6 स्टैंडर्ड से मैंने शुरू किया तो मतलब मेरा काम ही यही था बस। तो मेरे स्कूल के लोग, मेरे दोस्त लोग हमेशा स्कूल से कहता रहे, यार तू चला जा यहाँ से। दैट टाइम मुंबई आना मतलब एक सपने जैसा था। बहुत मुश्किल, सोच भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे फिर मैंने अपने घर वालों को बोला तो घर वाले एकदम मना करते थे। फिर मैंने भाई को पटाया, फिर भाई ने मेरे को सलाह दी। तो हमको लग रहा था कि हमने एक्टिंग कोर्स कर लिया तो सब लोग आएंगे कहीं, अरे और एक्टिंग कोर्स कर लिया। ऐसा कुछ नहीं था, कोई पूछता नहीं था। जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास मकान मालिक को देने के लिए पैसे नहीं थे। मकान मालिक ने बोल दिया था कि बस अगर अभी पैसे नहीं दिए 2-3 दिन में तो आप निकल जाओ, चले जाओ आप। तो एक दिन मेरे डायरेक्टर रमेश तलवार बोलते हैं कि भाई यार वो कल सलीम खान आए थे, अच्छा, तुम्हारा रोल उनको बहुत पसंद आया और पूछे तो वो एक्टर कौन है। तो मैंने बताया आपका नाम, तो कहने लगे यार उसको भेजना मेरे पास। अच्छा, तो सर मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार सलीम खान। और 15 दिन के बाद मुझे फिर उनका फोन आया। अच्छा। तो इस तरह मेरी पहली फिल्म भट्ट साहब के साथ थी, कब्जा, वो मैंने किया। आपके लिए वो कौन सी फिल्म थी जो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट? हमें राय प्यार के, हमें राय प्यार के अगर आप देखेंगे तो मैंने ये मैनेजम लिया हुआ। ये जो मुकेश भट्ट है, भट्ट साहब के, वो उनका है ऐसी, हमेशा वो ऐसे पेट पे आता रहता है। सर इतने सारे आपने किरदार किए, तो इन तमाम किरदार में आपको कब मतलब ऐसा लगा हो कि एक किरदार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा? सर में डिफरेंट रोल था मेरा, मतलब नेगेटिव रोल जो गला काटता है। बड़े बड़े मेरे खड़े हुए, मैंने विग लगाया था, खड़े खड़े बाल, खुखार। तो इसमें क्या परेशानी आ रही थी? अब वो एक्चुअली मेरी फितरत वो नहीं है। अच्छा, गला काट देना और ये कर देना और वो कर देना, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा वो लगता है यार इसको कैसा करूंगा मैं। बता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता तो मैं क्या करता। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई के लिए मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, घर तक छोड़ना है, बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के साथ, बस बस बस। नमस्कार, मैं नियाज खान। स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, इन्होंने अभिनय की दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है और हिंदुस्तानियों के दिल पर राज किया है और बड़े बड़े एक्टर्स के भी ये प्रेरणा रहे हैं। तो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, इसलिए हम सीधे आपकी मुलाकात करवाते हैं बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर मुश्ताक खान साहब से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला। एनएमएफ के तमाम दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे खुशी है कि इस वक्त मैं यहाँ पर एनएमएफ न्यूज़ के दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और खुशी की बात है कि मैं आ पाया, और इससे अच्छी बात तो ये है कि आपने मुझे इनवाइट किया, दावत दी, जी, तो मुझे खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। तो सर आपके पास तो खजाना होगा, बॉलीवुड के स्टोरीज, कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उन्हीं खजाने में से थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के लिए निकालना चाहेंगे। आपको सर 45 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए। जी, तो अब तक का सफ़र कैसा रहा सर? इस 45 साल का सफ़र थोड़ा सा खट्टा मीठा ऊंचा नीचा? देखिए, सफ़र तो खट्टा मीठा होना ही चाहिए, कम ज़्यादा होना चाहिए। आप जब चलते हैं तो धूप भी होती है, साया भी होता है, कुछ गड्ढे मिलते हैं, कुछ कांटे लगते हैं, फिर छाया मिलती है, फिर कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, और इस तरह आपका सफ़र शुरू होता है। मेरा सफ़र भी ऐसे ही रहा, संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन संघर्ष के साथ साथ मुझे ऊपर वाले का साथ और मेरे दोस्तों की मदद मेरी हमेशा रही। तो वो संघर्ष मेरा बहुत कम हो गया। तो ऐसी अगर बात करें संघर्ष की, तो मैं बहुत खुशनसीब था। मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले, मतलब इतने अच्छे दोस्त मिले कि मैं कह नहीं सकता। मतलब कि अब खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं, रहने का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पैसे वैसे चाहिए, मतलब
ऐसा लगता था यार ये मेरे अपने, मतलब मेरे अपनों से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऐसे मेरे को दोस्त मिले यहाँ पर, खास करके बॉम्बे में। उनमें कुछ चंद लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा। केतन ठाकर, एक करीम जुल्फ़ा साहब थे, उनकी होटल थी। वो हमेशा बोलते थे यार जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ आ जाया करो। तो वहाँ हम जाया करते थे, होटल में कुछ भी खाओ। फिर उनका टिफ़िन आता था, वो खाना खाते थे हम लोग। पॉपुलर मिल्क सेंटर था वो। मेरा दोस्त जो था केतन ठाकर, उसकी होटल थी आर्य निवास। तो हमको जब भी ऐसा संघर्ष हम लोग करते, हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे, संघर्ष करते रहते थे। हैंड टू माउथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और बॉम्बे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सॉरी अब मुंबई हो गया, तो मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है एकोमोडेशन का होता है, निवास का होता है। तो वो आर्य निवास होटल का मालिक था, केतन ठाकर हमारा दोस्त। और वो भी एक्टिंग करना चाहता था, इस क्षेत्र में आना चाहता था। तो वो हमारी बहुत मदद करता था हमेशा। हम जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता था, हम वहाँ होटल में चले जाते थे, खाना खाते थे। और कुछ प्रॉब्लम हुआ रहने का तो वहाँ रहने को भी मिल जाता था, कुछ पैसे भी उधार दे देता था। ये तो इस तरह से संघर्ष चलता रहा। ये तो सर मुंबई की बात हुई। हाँ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहूँगा। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स या फिर स्ट्रगलिंग एक्टर की आप प्रेरणा रहे हैं। वो जो हैं आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो मैं बस थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि बचपन से कैसे यहाँ तक का, मतलब क्या आपको शुरू से ही एक्टिंग लाइन में ही जाना था? मुझे ना नियाज़ शुरू से एक्टिंग का शौक था। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तब से ना मुझे मुझे ना स्टेज में जा कर के कुछ ना कुछ करने की आदत थी। मतलब मैं या तो गाना गा दूँ, या कुछ सोलोलॉकी बोल दूँ, या कुछ डायलॉग्स बोल दूँ, है ना? इस तरह का वो था मेरा। फ़िल्में देखने का बहुत शौक था। फ़िल्में देख-देख कर के मैं ना स्क्रिप्ट लिखता था, नाटक लिखता था। और अपनी नाटक का एक ग्रुप मैंने तैयार कर लिया था। हम लोग नाटक किया करते थे। गणेश उत्सव हो गया, दुर्गा उत्सव हो गया, ऐसा कुछ भी ऐसा ओकेज़न होता था, जहाँ कहीं पर भी कुछ ऐसा त्योहार होता था, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम बनता था, तो मैं नाटक तैयार करता था। मैं खुद डायरेक्ट करता था, एक्ट भी करता था। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस वक़्त की बात बता रहा हूँ, ये 1960s 1960s। 1960s की, मतलब 64, 65, जब मैं स्कूल में था। और उस वक़्त मतलब हमारा जो था को एजुकेशन नहीं था। सिर्फ हमारे जो बॉयज़ थे, बॉयज़ स्कूल अलग था और गर्ल्स स्कूल अलग थे। तो जब हम नाटक करते थे, तो अब डेफ़िनेटली फ़ीमेल तो होगी ना, लेकिन हमको फ़ीमेल नहीं मिलती थी, क्योंकि गर्ल्स स्कूल से अलाउड नहीं था। अच्छा। उस वक्त गर्ल्स इतनी मतलब पर्दे में रहती थी, इतनी कंट्रोल में थी कि वो सर झुका के घर से निकलती थी स्कूल, और स्कूल से फिर सर झुका के घर पहुंचती थी। तो वो सवाल ही नहीं उठता था कि कोई नाटक में काम करे। तो फिर हम क्या करते थे, मैं खास करके मैं सर्च करता था कि यार अपनी क्लास में या किसी और की क्लास में या कहीं, मतलब ऐसा लड़का मिल जाए कुछ, समझ रहे आप, समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ लड़का मिल जाए, कुछ कुछ चिकना सिकना, कुछ ऐसा, कुछ हल्का सा, जिसमें थोड़ा सा फेमिनाइन, कुछ मतलब ऐसा कुछ हो। मिल जाते हैं ऐसे लड़के, मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। तो उस तरह के लड़के को हम ढूंढते थे, फिर उनसे रिक्वेस्ट करते थे। साला उसका भाव बढ़ जाता था बहुत। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना। अरे यार तू कर ले, देख ऐसा है ऐसा है, या सीता का रोल कर ले, या नर्स का रोल कर ले, ये रोल कर ले, वो कर ले प्लीज। तो उसको पटाने में हमको खर्च करना पड़ता था। मतलब उसको जलेबी खिलाना, उसको लड्डू खिलाना, चॉकलेट देना, पोहा खिलाना, इस तरह के काम करने पड़ते थे हमको। और बड़ी मुश्किल से राजी होते थे, क्योंकि आपको एक फीमेल कैरेक्टर तो चाहिए चाहिए ना। कोई भी कहानी आप लिखो तो फीमेल कैरेक्टर, तो एक दो ऐसे हम लोग ढूंढते थे। तो हम मेल को फीमेल बनाते थे। इस तरह मैंने शुरू किया। तो मैंने ये कह रहा था कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड से मैंने शुरू किया, तो मतलब मेरा काम ही यही था बस। तो मेरे को मेरे स्कूल के लोग, मेरे दोस्त लोग हमेशा स्कूल से कहता, अरे यार तू चला जा यहाँ से, तू यहाँ से चला जा। मैंने कहा कहाँ जाना, सोचा भी नहीं था कि मैं कैसे जा सकता हूँ। दैट टाइम मुंबई आना मतलब एक सपने जैसा था। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, सोच भी नहीं सकते थे। मतलब आज इतना अब आसान हो गया मुंबई आना, आज तो कहीं से भी लोग मुंबई आ जाते हैं, समझे। उस टाइम पे मुंबई हमारे लिए, जैसे कि आज मैं कहूँ कि अमेरिका भी आजकल आसानी से लोग जा रहे हैं, अमेरिका से भी बड़ी बात थी दैट टाइम। तो फिर अब करते रहे, फिर मैं कॉलेज गया। कॉलेज में मैंने किया, कॉलेज में मेरा वही रहा। तो फिर वहाँ भी प्रोफेसर, लेक्चरर जो भी हमारे थे सारे के सारे, और तो वहाँ भी हम नाटक करते रहे। फिर नाटक मैंने किया, मुझे नाटक में इनाम वो मिला, अवार्ड मिले, मेरे बहुत तारीफ़ हुई, सब हुआ। वहाँ पर भी मेरे प्रोफेसर मुझे हमेशा याद करते, मेरे को अभी ये तक एक प्रोफेसर का नाम याद है, प्रोफेसर अली और प्रोफेसर पंडित। ये लोग मुझे हमेशा बोलते थे, भाई मुश्ताक तुम निकल जाओ, तुम या तो पूना चले जाओ, या मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, यहाँ पे नहीं, तुम में जो है तुम वहीं तुमको कुछ। तो ये था उनका, क्योंकि वो चाहते थे, उनको मालूम था यार ये यहाँ पर
रहेगा तो यहाँ क्या कर पाएगा, तो स्कोप नहीं है यहाँ पर। तो ये सब चलता रहा। फिर मैंने एक हिम्मत करके, एक मायापुरी एक मैगजीन आती थी, उसमें इश्तेहार था जी, नेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न, समझे, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। तो उसका इश्तेहार ये था कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, हमारी एकेडमी शुरू हो रही है, आप आ जाइए मुंबई। ये मुंबई का था एड्रेस। तो मैंने वो भर दिया फॉर्म, वो मैंने फॉर्म भर दिया, और वो फॉर्म 2 महीने के बाद उसका मेरे को जवाब भी आ गया अच्छा। कि यू आर कॉल्ड टू ऑडिशन के लिए आप आ जाओ। तो अब मैंने दोस्तों को बताया ना जी, तो दोस्त लोग ये कहने लगे, अरे तू तो हीरो बन गया, तू तो हीरो बन गया। अब मैंने कहा यार ये ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, अभी कहाँ हीरो बन गया। तो अब वो लेके धीरे धीरे फिर मैंने अपने घर वालों को बोला, तो घर वाले तो एकदम मना करते थे, बिल्कुल नहीं, कोई भी जरूरत, सवाल ही नहीं उठता, मुंबई तो सवाल नहीं उठता। फिर मैंने भाई को पटाया, फिर भाई ने मेरे को सलाह दिया। फिर हमारे एक दोस्त थे जरगर साहब, वो उन्होंने मेरे फादर को समझाया। क्यों घर वाले क्यों मना करते थे, मतलब वो एक्टिंग की वजह से नहीं करते थे नहीं कि नहीं, मुंबई की वजह मुंबई से? की वजह से, अच्छा। मुंबई की वजह से भी, और एक्टिंग से भी उनको मतलब भी था एक्टिंग वाइटिंग क्या मतलब। और दूसरा मुंबई, कि यार मुंबई उधर कहाँ जाएगा, क्या करेगा, यू नो। और बाकी उनके रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी सब बोलते थे, पागल हो गए क्या, उसको वहाँ मुंबई भेजोगे तुम, ये। तो फिर मेरे फादर, मेरी मदर को सब लोग बोलते थे क्या ज़रूरत है, क्या। लेकिन मेरे भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, महफूज खान ने, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर फादर को किसी तरह मैंने पटा लिया, मना लिया। और मेरे भाई ने उनको ये बोला कि जाने दो, 2-3 महीने में वापस आ जाएगा, ये कह करके। अच्छा। तो उनका चलो जाने दो। इस तरह मैं 1975 में मुंबई आया। 1975। 1975, आज पूरे 50 साल हो गए। कैसे गए सर? सर बाई ट्रेन गए यहाँ से। कौन सी ट्रेन? एक ट्रेन चलती है, एक महाराष्ट्र गोंदिया करके एक स्टेशन है, अच्छा। वहाँ से हम और उस वक्त मालूम है आपको नियाज, उसके टिकट क्या था? क्या था सर? जनरल डब्बे का। क्या था? बताइए, आप गेस कीजिए। सर ये उस वक्त की बात है, उस वक्त 1975 में गोंदिया स्टेशन है, वहाँ से मुंबई छत्रपति CST का टिकट था 42 रुपये। अच्छा। 42 रुपीज़। लेकिन 42 रुपीज सर मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा नहीं है उस जमाने के लिहाज से? नहीं 42 था, 42 अच्छा। था, अच्छी तरह याद है। लेकिन आप माइलेज देखिए ना, माइलेज कम से कम 1000 किलोमीटर। अच्छा। हाँ 1000 किलोमीटर वहाँ से महाराष्ट्र में थे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आया। फिर हमारे कुछ पहचान के लोग थे, उनके साथ हमारे एक दोस्त थे सईद अख्तर साहब, उन्होंने कुछ एड्रेस दिया कि यहाँ चले जाना, ये मिल लेना। इस तरह से हम वहाँ पर आए। फिर एक इंडिया गेस्ट हाउस में उन्होंने मुझे जगह दी। इस तरह मुझे एक सहारा तो मिलता गया। फिर मैं एकेडमी गया, फिर ऑडिशन हुआ तो मैं पास हो गया। तो उन्होंने कहा भाई आप फीस जमा कर दो। फिर मैंने भाई को बोला कि यह फीस है, तो फिर भाई ने मुझे पैसा भेजा। क्या फीस वो थी सर? 2500 रुपये था। अच्छा। 6 महीने का। अच्छा। 6 महीने का कोर्स का 2500 रुपये थी। वो 2500 रुपये भाई ने भेजा। फिर मैंने वो फीस जमा किया, और फिर वो कोर्स शुरू हुआ एक्टिंग का हमारा। 6 महीने तक हमने वो एक्टिंग किया वहाँ पर। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ से निकले, और बड़ा मुश्किल था, मतलब फिर कोई पूछता नहीं था। कोर्स हमको लग रहा था कि हमने एक्टिंग कोर्स कर लिया है तो सब लोग आएंगे कहीं, अरे और एक्टिंग कोर्स कर लिया। ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं। उसके बाद किस तरीके का संघर्ष शुरू हुआ फिर? संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि फिर अभी हमारा पैसा थोड़ा सा आ रहा था, घर से आ रहा था वो पैसा। लेकिन भाई हमको हमेशा बोला करता था, लेटर लिखा करता, फ़ोन तो था नहीं उस वक्त, यही बोलता था। हम अपने उससे, हमारा जो केतन भाई था उसके होटल से हम फ़ोन करते थे लैंडलाइन से। तो वही हमका भाई बोलता था कि भाई देखो ऐसा आ जाओ, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो। ये सब चलता रहता था। मैंने कहा नहीं भाई, अभी देख रहे हैं, देखते हैं। फिर हमारे जो थे जरगर साहब जो थे स्टेट बैंक में, जो हमारे साथ एक तरह से गुरु थे, जो नाटक करवाते थे वहाँ पर, डायरेक्टर थे वो। तो उन्होंने हमको बोला कि तुम इप्टा ज्वाइन कर लो, थिएटर। अच्छा। फिर हमने इप्टा ज्वाइन कर लिया 1979 में। अच्छा। 1979 में हमने इप्टा ज्वाइन कर लिया। थिएटर बहुत अच्छा थिएटर था, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ। उसमें हंगल साहब थे, कैफी साहब थे, शबाना आजमी, फारूक शेख, बलराज सानी, ऐसे ये सभी लोग पहले से थे वो? हाँ, इससे पहले ये उन्होंने ये तैयार किया था, ये अच्छा। थिएटर जो था इप्टा। और ये 1942 से
इन्होंने शुरुआत की थी ये थिएटर की, वो थिएटर हमने ज्वाइन किया, उससे हमको मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और वही हम लोग नाटक करते थे और स्ट्रगल करते थे, लोगों के ऑफिस में जाते थे, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के ऑफिस में जाते थे काम मांगने के लिए, और उनको ऑफ़र करते थे, इनवाइट करते थे अपने नाटक देखने के लिए। तो आते थे लोग, ऐसी बात नहीं है। इस तरीके से फिर पहला ब्रेक कब मिला? ये देखिए, पहला ब्रेक तो हमको इस्माइल श्रॉफ थे, अच्छा। उन्होंने हमारा एक नाटक देखा था, तो उन्होंने हमको दिया थोड़ी सी बेवफाई। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ी सी बेवफाई में थोड़ा सा रोल था जो राजेश खन्ना साहब के साथ था, हीरे कटिंग का, वो हमने किया। उसके बाद हमारे लिए थिएटर में सबसे बड़ा जो मेरा चमत्कार हुआ कह सकता हूँ मैं, कि मेरा एक नाटक था लोक कथा। अच्छा। लोक कथा 78, तो वो उसमें मेरा रोल लोगों को बहुत पसंद था। अच्छा। उसमें मैंने एक दारोगा का रोल किया था, समझे ना, तो लोग उसको बहुत पसंद करते थे। तो एक दिन मेरे डायरेक्टर रमेश तलवार बोलते हैं कि भाई यार, वो कल सलीम खान आए थे, अच्छा। तुम्हारा रोल उनको बहुत पसंद आया, और पूछे तो वो एक्टर कौन है, तो मैंने बताया आपका नाम, तो कहने लगे यार उसको भेजना मेरे पास। अच्छा। तो सर मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार सलीम खान। अब सलीम खान सलीम जावेद वाले, समझे ना, उस वक्त दोनों स्प्लिट हो गए थे, जावेद और सलीम साहब अच्छा। साथ में नहीं थे। फिर मैं एक दिन चला गया सलीम साहब के पास, घर गया, फर्स्ट फ्लोर पे गैलेक्सी में, नॉक किया, सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला, तो मैंने कहा मैं मुश्ताक खान सलीम साहब से मिलना है। तो उन्होंने सुन लिया वहाँ से, आइए आइए मियाँ, आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। तो मुझे लिया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, वो उनका एक बालकोनी है बहुत बड़ी, फेसिंग समुद्र के सी साइड में, वहाँ लेके गए, बैठाया, चाय पिलाया, और काफ़ी तारीफ़ की, अच्छा किया आपने ये वो। मैंने कहा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे काम को सराहा, पसंद किया। नहीं चलो ठीक है, मिलते रहना, करेंगे कुछ, देखता हूँ मैं आपके लिए कुछ हो सकता है तो। फिर वो फिल्म लिख रहे थे महेश भट्ट के लिए, कब्ज़ा। अच्छा। कब्ज़ा जो थी, आप जानते होंगे, कब्ज़ा उस वक्त बनी थी, और 1988 में बनी शायद। तब तक भट्ट साहब बहुत उरूज पे थे, बहुत हिट हो गए थे भट्ट साहब। तो भट्ट साहब ने नाम फिल्म बनाई थी, सलीम साहब ने लिखा था, बहुत बड़ी हिट हुई थी। फिर भट्ट साहब ने अर्थ बनाई थी, बहुत बड़ी हिट हुई थी। सारांश बनाई थी अनुपम के साथ, बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो भट्ट साहब बहुत हॉट थे दैट टाइम, और हर एक्टर भट्ट साहब के साथ काम करना चाहता था। तो मुझे जब पता चला कि यार भट्ट साहब के साथ काम करने को मिला, मैं बहुत खुश हो गया। फिर एक दिन सलीम साहब ने बोला कि कब्ज़ा लिख रहा हूँ मैं भट्ट साहब के लिए, उसमें तुम्हारे लिए मैंने बात की है, अच्छा। जाके मिल लो उनसे। फिर मैं भट्ट साहब से मिला, भट्ट साहब बताया सलीम साहब ने भेजा, हाँ सलीम साहब यार ही टोल्ड मी अबाउट यू, मुश्ताक खान, थिएटर करते हो, नाटक, गुड गुड गुड, ठीक है। अभी हमारे वो प्रोड्यूसर हैं, वो मुकेश भट्ट हैं, यो परवीन भट्ट हैं, उनसे मिल लो, और अपना नंबर जो भी हो, कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, फिर हम बुलाते हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं बहुत खुश हुआ। और 15 दिन के बाद मुझे फिर उनका फ़ोन आया। अच्छा। तो इस तरह मेरी पहली फिल्म भट्ट साहब के साथ थी, कब्ज़ा को मैंने किया। कब्ज़ा किया, एक आध कोई ऐसा सीन था जो भट्ट साहब को बहुत अच्छा लगा, हालांकि रोल बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा रोल था, वो भट्ट साहब को अच्छा लगा वो। तो एक अच्छी बात क्या है भट्ट साहब में, भट्ट साहब बहुत बड़े पारखी हैं, ही इज़ वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो देख के उनको लग जाता है कि अरे यार ये क्या है, हाँ ये ठीक है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये ठीक है, ये भी कर सकता है। तो उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं उसके बाद, जितनी फिल्में उन्होंने की, सारी फिल्मों में मुझे रोल दिया। अब राइट फ्रॉम कब्ज़ा, सड़क, साथी, दिल है के मानता नहीं, जुनून, आशिकी, हमेरा ही प्यार के, सर, नाराज, मिलन, सातवां आसमान, गुमराह, साथी, और कितनी और भी फिल्म, शायद मैं पूछ भूल रहा हूँ, ये सारी फिल्में। और हर सर, एक फिल्म थी SIR सर, वो, ये सारी फिल्में हैं भट्ट साहब ने मुझे, और हर फिल्म में आप देख लीजिए डिफरेंट रोल, हर फिल्म में डिफरेंट रोल है, कोई रिपीट नहीं है। सर आपकी मतलब इतनी सारी चीज़ें, मतलब आप बोल रहे हैं तो दिल कर रहा सुनते रहिए, कोई सवाल मत पूछो क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, नहीं अब तो इतनी सारी सर फिल्में बताई आपने, उन सारी फिल्मों में आपके लिए वो कौन सी फिल्म थी जो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट ऐसा लगा कि हाँ अब इसके बाद जो है एकदम से छलांग? हमेरा ही प्यार के, अच्छा। हमेरा ही प्यार के। वैसे शुरुआत तो हो ही गई थी, अब जैसे आशिकी थी, उसमें बहुत अच्छा रोल था, और सर बहुत अच्छा रोल था, और सड़क में बहुत अच्छा रोल, सभी में बोल, लेकिन
हमें राय प्यार के जो थी ना, हम्म, हमें राय प्यार के बहुत बड़ी हिट थी। हम्म, आमिर खान, जूही चावला, और आमिर खान तब तक सुपरस्टार हो गए थे, हम्म, समझे ना। और रोल मेरा शुरू से आखिर तक था, हम्म, और एक डिफरेंट रोल था मेरा। मैंने एक बिहारी कैरेक्टर किया था जो कि जापान में ट्रेनिंग लेके आया गारमेंट्स की, और अच्छा, यहाँ पर आकर के इनके आमिर के फैक्ट्री में काम करता है। हम्म, कैसी बात करते हैं, हम्म, 4 बजे को 3 बजे कैसे कर सकते हैं, ये इस तरह का जो वो मैंने लिया था उसमें। तो वो उस हम्म, वक्त बहुत लाइक किया उन्होंने, हम्म, क्योंकि दैट टाइम 1992-93 की फिल्म है ये। हम्म, तो उस वक्त इस तरह का करेक्टर एकदम नया था वो, हम्म, सब लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत हम्म। अच्छा लगा था। तो क्या किसी फिल्म के लिए आपको बदलने की जरूरत पड़ी? देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मेरे को कोई करेक्टर मिलता है ना, हम्म, फॉर एग्जांपल हमें राय प्यार के, हम्म, हमें राय प्यार के अगर आप देखेंगे तो मैंने ये मैनरिज्म लिया हुआ है, हम्म, ये वाला। हम्म, अब ये मैनरिज्म जो है ना, ये ये हम्म, ये जो मुकेश भट्ट है, हम्म, भट्ट साहब के, वो उनका है हम्म, सब ऐसी, हमेशा वो ऐसे पेट पे आता हम्म, रहता है। हम्म, आप समझ रहे मेरी बात, हम्म, ये। तो वो ले लिया मैंने एक थोड़ा सा, कैसी अच्छा, बात करते हैं हाँ, तो एक आपका एक करेक्टर बन जाता है। हम्म, 4 बजे को 3 बजे कैसे कह सकते हैं हाँ, देखिए राहुल बाबू, हम झूठा नहीं हूँ, हम बेवकूफ़ हो सकता हूँ, हम्म, हम गधा हो सकता हूँ, लेकिन हम झूठा नहीं हूँ, इस तरह का एक करेक्टर। तो वो करेक्टर बहुत अच्छा लगा हम्म, सबको, बहुत पसंद आया वो करेक्टर। इस तरह भट्ट साहब ने मेरे को अलग अलग, दिल है के मानता नहीं, हम्म, उसमें कंडक्टर का रोल दिया। हम्म, सड़क फिल्म में मेरे को पिम्प का रोल दिया, दल्ले हम्म, का, हम्म, जो हीरो की मदद करता है लड़की को छुड़ाने में। हम्म, इंस्पेक्टर का रोल दिया गुमराह में, हम्म, किया गया। एक साथी फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुझे एक साउथ इंडियन का रोल दिया। हम्म, मिलन में उन्होंने एक हवलदार का रोल दिया, ईमानदार हवलदार का। हम्म, जुनून एक फिल्म थी, मैं भूल गया बताना, जुनून एक फिल्म थी जिसमें हीरो जो है वो शेर बनता है, हम्म, टाइगर बनता है, राहुल राय। उसमें उन्होंने मुझे एक आदिवासी का रोल दिया, हम्म। एकदम गांव वाला जो आदिवासी जो होता है, जो उनको जंगल में जाने से रोकता है, वो था। वो डिफरेंट डिफरेंट रोल दिए बट तो सामने। सर इतने सारे आपने किरदार किए, तो इन तमाम किरदार में आपको कब मतलब ऐसा लगा हो कि एक किरदार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ा, क्योंकि सर जिस जिस किरदार को करने में एफर्ट्स लगे ना, हुँ, तो उसमें मज़ा नहीं आता है फिर। हुँ, एफर्टलेस होना चाहिए हुँ, कोई भी काम, कोई भी करेक्टर, वो मज़ा आना चाहिए। अगर तकलीफ वाला, अगर जिसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, तो फिर वो करेक्टर बनेगा नहीं फिर। हुँ। आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो ये किरदार? आ, मेरे लिए हाँ, वो सर में एक मेरा जो रोल था, हुँ, सर में डिफरेंट रोल था मेरा, हुँ, मतलब नेगेटिव रोल, हुँ, जो गला काटता है। हुँ। आपने शायद सर नहीं देखी होगी, शायद नहीं देखी नहीं होगी। सर, नहीं हाँ, देखी। सर आप देखिए कभी, हुँ, मेरा डिफरेंट रोल है। आई एम वेरी डेडली मैन, हाँ। वेरी डेडली मैन। बड़े बड़े मेरे खड़े हुए, मैंने विग लगाया था, खड़े खड़े बाल, खूंखार बिल्कुल। तो इसमें क्या परेशानी आ रही थी? अब वो एक्चुअली मेरी फितरत वो नहीं है, अच्छा। गला काट देना और ये कर देना और वो हुँ, कर देना। हुँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा वो लगता है, यार इसको कैसा करूंगा मैं। हुँ, होता ना ये, कि एक एक बुरे आदमी का रोल करना, हुँ, समझ रहे हैं आप, हुँ, एक बुरे आदमी का रोल करना, हुँ, कुछ कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार नहीं यार, ये मज़ा नहीं आ रहा, इसको मैं, इसके साथ मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब हुँ, ऐसा कमीनापन होना चाहिए ना, जो एक कनिंगनेस, हुँ। वो उसमें कहीं मैं थोड़ा वीक था, अच्छा, कनिंगनेस। तो इसमें आपको प्रॉब्लम आई। मैं मुझे मुझे जो वैसे जनरली जो सोशल रोल्स होते हैं ना, जैसे इस तरह के जो लाइट रोल्स और ये हुँ, सब, उसके करने में ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा। कोई डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा। हुँ। तो वैसे आपका सबसे पसंदीदा किरदार अगर मैं पूछूँ इतनी सारी फ़िल्मों में? मेरा तो आ, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, हुँ, लेकिन हमें राय प्यार के अच्छा। वाकई एक डिफरेंट रोल था, बहुत अच्छा रोल था उसमें। इसके अलावा आशिकी का रोल मेरा बहुत अच्छा था, हुँ, टेलर मास्टर का, हुँ, जो हीरो का दोस्त होता है, उसकी मदद करता है। और सड़क का रोल बहुत अच्छा था, पिंप का रोल था, हालांकि डिफरेंट रोल था वो भी। आ, सभी रोल्स मैंने अलग अलग किए थे। जुनून का रोल बहुत अच्छा था, हुँ, बट सबसे ज़्यादा लाइक तो पब्लिक ने मुझे हमें राय प्यार के में किया। हुँ। तो सर आप तो ऑडिशन भी देने जाते होंगे, तो कभी ऐसा मौका आपकी लाइफ में आया जब आप ऑडिशन में फेल हुए हैं, कभी निराश हुए हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी अरे में? मैं निराश नहीं होता, हुँ, मैं निराश कभी नहीं होता हूँ, सीधी सी बात है।
हो गया ऑडिशन, उनको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारे मतलब फैक्टर होते हैं उसमें। अब वो मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि सीन आप जब करते हैं, कोई सीन कर रहे हैं आप, तो सारे आर्टिस्ट, बाकी आर्टिस्ट भी होते हैं ना, तो उनका एक्शन रिएक्शन होता है। अब ये ऑडिशन ऐसा होता है यहाँ पर कि आप अकेले हैं, आप अकेले को बोलना है, यहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है, इसको देख के ये बोलना है, इसको देख के ये बोलना है, पीछे ये, अब कोई गेटअप नहीं है आपका, कोई कुछ नहीं है आपका, कोई तैयारी नहीं है आपकी। हम्म। तो उससे क्या होता है, उससे आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उससे। यहाँ पर क्या हो गया है अभी, अब हमारे वक्त में ऐसा ऑडिशन ज़्यादा नहीं होता था जब हम शुरू में आए थे, तो डायरेक्टर हमको बुलाता था, डायरेक्टर ही वो करता था, सेलेक्ट करता था हमको, और डायरेक्टर ही बोलता था मेरे को ये एक्टर चाहिए, प्रोड्यूसर को बोलता था मुझे इस रोल के लिए ये चाहिए, इस रोल के लिए ये चाहिए, इस रोल के लिए ये चाहिए, वो इंतखाब करता। व्हाट आई बिलीव कि जितना स्क्रिप्ट को, जितना कहानी को एक डायरेक्टर समझ सकता है, और दूसरा कौन समझेगा? प्रोड्यूसर भी नहीं समझता, प्रोड्यूसर तो पैसा लगाता है, डायरेक्टर फिल्म बनाता है यहाँ से। तो अब उसको मालूम है कि उसके पास जो करेक्टर हैं, उसके जो किरदार हैं वो कैसे होने चाहिए, तो उसको तो सब मालूम है, इंडस्ट्री खुली हुई है, उसको मालूम है कि ये करेक्टर, ये इतने आर्टिस्ट हैं, तो मेरा ये जो करेक्टर है वो कौन अच्छे से कर सकता है, डायरेक्टर नोज इट वेरी वेल। सर, इतने सारे मतलब आपके जो एक्सपीरियंस हैं उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सेट का सबसे यादगार लम्हा जो आपके जहन में बिल्कुल फिट बैठ गया हो, आज भी उसके बारे में आप कभी कभी सोचते हो? एक है जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास मकान मालिक को देने के लिए पैसे नहीं थे, 4 महीने हो गए थे, और मकान मालिक ने बोल दिया था कि बस अगर अब अभी पैसे नहीं दिए 2-3 दिन में, तो आप निकल जाओ, चले जाओ आप, क्योंकि बहुत हो गया, 4 महीने मैं नहीं कर सकता। बड़ा परेशान था मैं बहुत, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। क्या रेंट क्या था सर? रेंट्स 125 रुपये, अच्छा। 125 रुपये एक काट का, एक अच्छा। खटिया का, अच्छा। और उस एक खाट में ही हमारा वो बिस्तर होता था, उसके नीचे हमारा जो है सामान। प्रॉपर्टी होती थी, हाँ। एक इतना बड़ा संदूक था, बस हम्म। उसी में सब कुछ होता था। हम्म। और जैसे कि आप, इतना बड़ा हॉल है, इस हॉल में कम से कम 8 से 10 बेड लगे हुए हैं, तो उसमें सब अलग अलग, सब ज़्यादातर एक्टर होते थे, ज़्यादातर कोई एक्टर है, कोई राइटर है, कोई डायरेक्शन ट्राई कर रहा है, इस तरह के सब लोग थे। तो ये जुहू में था ये, वहाँ पर 125 रुपये महीने का हमको देना पड़ता था, और अगर खाना है दाल चावल तो उसके अलग से कुछ 200-300 रुपये देना पड़ते थे महीने के। तो मेरा कुछ पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मेरे एक दोस्त है सुमित बनर्जी, कलकत्ता से आए थे, वो टीनू आनंद को अच्छी तरह से जानते थे, मुझे बताते रहते थे यार टीनू से मेरी अच्छी पहचान है। तो मुझे पता चला कि कालिया का सेट लगा हुआ है यहाँ पर, तो उनको मैंने बोला यार कुछ करो यार मेरा कुछ, तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। तो एक दिन मैं चला गया टीनू आनंद से मिलने के लिए उनके साथ। उन्होंने कहा दादा, ये मुश्ताक अच्छी माय फ्रेंड, ये थोड़ा कुछ बात करना चाहता है। ऑल ऑल बोल क्या बात है? मैंने कहा टीनू दा, मैं मुश्ताक खान, मैं थोड़ा कुछ रोल अगर हो तो। और रोल क्या, इसमें ऐसा कुछ रोल तो है नहीं अभी यार, साहब ऐसा है कर। मैंने कहा देखिए ना दादा, थोड़ा सा एक्चुअली रोल से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, मैंने बोल दिया। और जाओ, ठीक है, मोहन स्टूडियो आ जाना। अब मोहन स्टूडियो में पहुंच गया, जो डेट उन्होंने बताई थी, तो मेरा मकसद था कि पैसा मिल जाए कम से कम। तो एक छोटा सा रोल का नाम था रामदीन, समझे ना, और वो उन्होंने मुझे दिया और कहा कि ये रामदीन है का करेक्टर है, और रामदीन की बीवी को बच्चा होने वाला है, उसकी वजह से रामदीन जो है बहुत परेशान है, यार मेरी बीवी को बच्चा हो जाए किसी तरह से, कि भगवान किसी तरह अच्छा हो जाए, कोई तकलीफ ना हो, ये परेशान है, पहली औलाद होने वाली, पहली डिलीवरी है ये। और अमिताभ बच्चन का करेक्टर ये है कि हर जगह जाके अपना टांग अड़ाता है, और अब मौसी क्या हो रहा है भाई, इधर क्या हो रहा है क्या, तो वो सब औरतें जो है ना मेरे घर पे, जिस तरह से वो फिर बच्चन साहब आते हैं वहाँ पर, अरे मौसी मुझको जाने दो, बोलते तुम कहाँ जा रहे हो उधर अंदर, सब औरतें हैं वहाँ पर, तुम बाहर जाके रामदीन को समझाओ, परेशान है बेचारा, क्योंकि उसकी बीवी को पहला बच्चा होने वाला, पर ही कम्स टू मी, इस तरह का सीन था। अब वो 3-4 मेरी लाइन थी बस, तो टीनू आनंद जो थे बड़े परेशान थे, यार तू लाले तो बोल लेगा ना, लाइन तो बोल लेगा ना। अच्छा, टीनू साहब को ये नहीं मानता कि मैं थिएटर करता हूँ। अच्छा। तो मैं थिएटर करने वालों के लिए, मतलब कोई, मैं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी थिएटर करने वाला उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता,
बहुत अच्छे से कर लेता है और लाइनें भी 4-4, हम तो 8-8 10-10 पेज बोलते हैं पूरे थिएटर स्टेज में। तो अब वो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ उनको। मैं कहा सर मैं बोल लूँगा। तो उन्होंने मेरे को ऐसा पेटा बांध दिया, गरीब बना दिया, बीड़ी दे दिया हाथ में, मूछें मेरी ऐसा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। और देख लाला, अमिताभ बच्चन के साथ सीन है, समझ रहा है, भूलना नहीं, घबराएगा तो नहीं। अरे मैंने कहा नहीं सर, कर लूँगा कर लूँगा। तो वो बार बार मुझसे आकर के पूछते थे, ए डरेगा तो नहीं, खैर घबराएगा तो नहीं, डायलॉग तो बोल लेगा। अब सर ये सब चल रहा है चल रहा है चल रहा है। बच्चन साहब आए, 2 बजे की शिफ्ट थी, हवा हंगामा हो गया, सब लोग बिल्कुल बिल्कुल हरकत में आ गए। अरे आ गए बच्चन जी, अमित जी आ गए, अमित जी आ गए, अमित जी। फिर अमित जी गए और मैं एकदम कोने में बैठा हुआ चुपचाप ऐसा। 4 लाइन थी, मैं तो याद कर लिया। फिर बच्चन साहब गए, 15-20 मिनट में वो तैयार होकर के, हाँ टेनो बोलो क्या है, क्या करना है। तो बोले सर ऐसे 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 ऐसा, ये रामदीन यहाँ बैठा हुआ है, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, और आप आते हैं वहाँ जाते हैं तो औरतें बोलती हैं अरे भाई उसको रामदीन को समझाओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो औरतों में। फिर वो आप उसके पास जाते हैं और रामदीन को समझाते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे ऐसा है, तुम घबरा क्यों हो रहा है। अरे हमने शादी नहीं की तो क्या हुआ, हज़ारों बारातें देखी हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, कुछ नहीं हो, हम है ना तू। नहीं नहीं यार ऐसा है यार कालिया, मेरी बीवी है, बहुत बिल्कुल बहुत परेशान हूँ, ये है वो फलाने का ना, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरी बीवी बहुत बहुत ज़्यादा, इस तरह का मेरी लाइनें थी। तो ये इस तरह का आपके, तो ये बच्चन साहब को समझा रहे हैं टीनू साहब। तो टीनू साहब फिर मुझे, सॉरी अपना बच्चन साहब पूछते हैं, हु इज डूइंग दिस रामदीन। तो टीनू साहब ने बोले बुलाओ मुश्ताक को बुलाओ। तो मैं अपना चुपचाप चल के आया और मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर, ए कम हियर कम हियर कम हियर। ही कॉल्ड मी, बच्चन साहब, ऐसा कंधे पे मेरे हाथ रखा, यू नो इज वेरी गुड एक्टर। अब मैं बच्चन साहब को देख रहा हूँ, टीनू ऐसा देख रहा है, सर मैं आई हैव सीन योर प्ले इन पृथ्वी थिएटर विद जया जी, ट्वाइस आई हैव सीन योर प्ले, बकरी एंड लोकथा, यू आर डन फैंटास्टिक, स्टिल यू आर डूइंग थिएटर। मैंने कहा यस सर जी जी, टीनू चलो करते हैं। तो टीनू वाज शॉक, ये हकीकत था ये मेरे लिए, मेरे लिए बहुत, ये तो सर बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट। या दिस फैक्ट, दिस फैक्ट आई एम टेलिंग यू। तो अब मुझे नहीं मालूम था कि बच्चन साहब कब आके प्ले देख करके चले गए। हम लोग तो प्ले करते थे, अपना खत्म हुआ चल निकल गए थे। तो ये एक मेरे लिए इंसिडेंट। चलिए सर, ये बहुत ही दिलचस्प आपने इंसिडेंट शेयर की और सबको पसंद भी आएगा ये सुनने के बाद। जी जी वैसे सर आपने सलीम खान साहब की बात की कि आपकी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने आपको अपने घर पे बुलाया। तो इसके साथ ये भी कहा जाता है कि सलीम खान साहब ने सलमान खान के लिए कहा कि थिएटर ज्वाइन नहीं, करवाओ। वो चाहते थे, वो चाहते थे। अच्छा। मुझसे मुझसे कभी था यार तुम थिएटर में, यार सलमान को भी बोलो ना करे थिएटर। अब सलमान थे उस वक्त बैंड्रा में ही ज़्यादातर वो रहते थे, वहीं गैलेक्सी में थे। तो लेकिन हमारी उतना वो नहीं था, मतलब इतनी पहचान नहीं थी सलमान से। और जब भी मैं गया हूँ तो सलमान से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो सलीम भाई ने इतना ज़रूर मुझे बोला था, सलीम साहब ने, कि भाई यार उसको भी, सलमान को भी थिएटर में लेके जाओ। वो चाहते थे कि मतलब, क्योंकि वो थिएटर लवर थे ना, थिएटर में जाते रहते, प्ले देखते रहते, तो उनको मालूम था यार एक्टर यहाँ पे काफ़ी मतलब मजबूत हो जाता है ना, पॉलिश हो जाता है, ये बोला था। तो सभी खान के साथ आपने काम किए। जी हाँ सर, आमिर खान के तो साथ सबसे कोई ज़्यादा सर काम। क्या अनुभव रहा उनके साथ काम सब करने भाई सब बढ़िया बढ़िया लोग। सलमान के साथ भी काम किया, आमिर के साथ, शाहरुख के साथ काम किया, अक्षय के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ, सनी के साथ, अजय देवगन के साथ, काफ़ी बड़े सभी एक्टर्स के साथ। किसी खान के साथ कोई यादगार लम्हा? खान, ये खान जो है, एक खान जो है आमिर खान, ये तो भैया कमाल है, इसलिए बोलते हैं उसको मिस्टर परफेक्टनेस। तो फिल्म का सेट लगा था अकेले हम अकेले तुम, वो कोई सीन था, मैं उनके लॉयर का रोल कर रहा था, उनका लॉयर था, और परेश रावल जी जो थे वो मनीष अकबराला के लॉयर थे। तो मेरा कोई पॉइंट आमिर खान को अच्छा नहीं लगा, मतलब मज़ा नहीं आया, पसंद नहीं आया। तो उन्होंने मंसूर साहब जो उसके डायरेक्टर थे, उनको बोला, मंसूर एक मिनट यार, एक मिनट, क्या हुआ, ये मेरा जो लॉयर बोल रहा है ना, ये पॉइंट मज़ा नहीं आ रहा इसमें, बहुत कमज़ोर वीक पॉइंट है ये, तो क्या करें। बोले यार कुछ बोलो, इस कुछ पॉइंट बनना चाहिए। तो 1 घंटे के लिए शूटिंग रुक गई थी, क्या करें, ये करें वो करें वो करें। फिर मंसूर बोला हमें छोड़ना यार, अभी करने दे, शूट करने दे, यही सीन है मेरे पास और कोई दूसरा सीन नहीं है आज करने के लिए। तो उन्होंने वो सीन शूट कर लिया और 6 साढ़े 6 बजे हमारा पैकअप हुआ।
अच्छा। महालक्ष्मी फेमस स्टूडियो में। उसके बाद हम सब घर चले गए। मैं घर पहुंचा कुछ 8 बजे। हम्म। 8 बजे जब घर पहुंचा मैं, तो मेरे घर पे फ़ोन की घंटी बजी हम्म। और मैं उठाया तो मेरी वाइफ ने बोले कि आमिर साहब का कोई ड्राइवर आदमी बोल रहा है। तो मैंने क्या बात कर बताओ। मैंने बोला हाँ बोलो। अरे सर मैं बोल रहा हूँ आमिर साहब का ड्राइवर। हाँ, हमने कहा क्या बात है, आमिर साहब बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा दो। तो आमिर साहब आए। अरे मुश्ताक साहब, आप रात में कितने बजे सो जाते हैं? मैंने कहा सर 10, साढ़े 10, 11 बजे। अच्छा 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 अच्छा, नहीं हमने ना वी गॉट द पॉइंट। जो पॉइंट हम मिस कर रहे थे अपने सीन में, वी गॉट द पॉइंट, और उस पर हम वर्क कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं राइटर के साथ, और हम बस लिख करके आते हैं आपके पास। अरे मैंने कहा यार, अरे भाई मैं कल 9 बजे की शिफ्ट है, तो कल मैं ले लूंगा आपसे। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज ही रात में आप वो सीन देख करके सोए। अच्छा। अच्छा यार, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप ड्राइवर को फ़ोन दो। और उसको ड्राइवर को फ़ोन दिया उन्होंने, और ड्राइवर को मैंने समझाया। मैंने कहा देख ये मेरा 4 बंगला मॉडल टाउन में मेरा घर है, ये घर है, ये ऐसा ऐसा है, तुम वो सीन लेके आ जाना। कट्टू मैं कट हो गया फ़ोन। फिर हम लोग 10, साढ़े 10 बज गया, 11 बज गया, साढ़े 11 बज गया, 12 बज गया। मैंने कहा अब नहीं आएगा कोई यार, कौन आता है इतनी रात में, कौन आएगा अभी। तो मैं सो गया। 12:10 या 12:15 पे रिंग बेल नॉक हुई मेरे दरवाजे पे। अरे मैंने कहा आ गया ये। फिर मैं दरवाज़ा खोला, सामने ड्राइवर खड़ा था। मैंने कहा लाओ सीन दो। बोला सब सीन मेरे पास नहीं है। क्यों? साहब नीचे खड़े हैं। वो खुद आ गए थे। यस, वैसा नेकर पहन करके राइटर के साथ सीन लेकर के खुद आ गया था। अच्छा। मैं नीचे देखकर, अरे मैंने कहा आमिर यार, मैंने कहा ऊपर सब बच्चे सो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, और मेरा छोटा सा फ्लैट था, अच्छा। 1 रूम किचन का, 1 बेडरूम का, थोड़ा सा। तो बच्चे भी सो गए थे, बीवी सो गई थी। नहीं नहीं हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, बोले यहीं पर। तो वहीं गेट पे लैंप पोस्ट पे उसने मुझे सीन पढ़ाया। 2 पेज का सीन था, अच्छा। वो बहुत अच्छा सीन लिख के लाया था। चलिए, आमिर खान के बारे में आपने बताई। ये अच्छा। इसी तरीके से सर शाहरुख खान को लेकर के भी कहा जाता है कि मतलब कहा क्या जाता है, सब सारी दुनिया जानती है शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान हैं। तो सर आपने भी उनके साथ काम किया है, तो आखिर आपने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा जो शाहरुख खान इतने कामयाब हैं। शाहरुख खान में कॉन्फिडेंस, हम्म। कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा। उनके साथ शूटिंग कर रहा था, उम्मीद करके एक सीरियल थी हम्म। नासिक में। हम्म। उस वक्त उनके पास फ़ोन आते थे, उन्होंने फौजी कर चुके थे, और ये उम्मीद कर रहे थे। तो उनके पास बहुत फ़ोन आते थे। प्रतिमा फिल्म्स बहुत बड़ी कंपनी थी, फिल्मी कंपनी, और उसके डायरेक्टर थे मिस्टर इस्माइल शरॉफ, और उसमें थे राजकुमार, नसीरुद्दीन शाह, डैनी, ममता कुलकर्णी, ऐसे बड़े बड़े। तो मुझसे बोलते थे अरे सर प्रतिमा फिल्म्स का है। मैंने कहा यार बहुत बड़ी कंपनी है, तो क्यों, क्या हुआ? नहीं वो लोग, उनका फ़ोन आ रहा। अरे मैंने कहा कर ले यार। कौन सा रोल? अरे वो एक हीरो का रोल है, बोले तो मुझे बोल रहे हैं करने के लिए। मैंने कर ले यार शाहरुख, बहुत बड़ी फिल्म है यार, वो इस्माइल शरॉफ डायरेक्टर है। इस्माइल शरॉफ तब तक उन्होंने 2 बड़ी फिल्म, हिट फिल्म दी थी, अगर और थोड़ी सी बेवफाई और बुलंदी। और ये फिल्म आना था पुलिस पब्लिक, जिसके लिए इसको फ़ोन आते थे। बट ही रिफ्यूज्ड। वाई? मैंने पूछा, मैं क्या हो गया शाहरुख? बोले मुश्ताक सर, इसमें मैं राजकुमार साहब के बेटे का रोल कर रहा हूँ, 2 गाने और ऐसे 2-3 सीन, ऐसे ही बस, कुछ दम नहीं है। उसने ये नहीं देखा कि इतना बड़ा बैनर है, इतने बड़े बड़े एक्टर हैं। नो, उसका ये था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो वो करूँगा जहाँ मैं हूँ। उसने कहा करने के लिए कुछ नहीं था। ही रिफ्यूज दैट फिल्म। इस वजह से उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। हाँ, नहीं नहीं किया ही नहीं उसने, अच्छा। नहीं किया वो फिल्म, नहीं किया, मैं बता रहा हूँ आपको। और नहीं किया तो उसकी बात देखो उसने क्या किया। सही बात है हाँ सर। भाई। बिल्कुल सर, आपके पास वक्त नहीं है, तो और भी सारे मैं 2-3 सवाल हैं, बस वो इससे पूछ करके ही ख़त्म करेंगे सर। चलो भैया बस। कि एक तो सर वेलकम फिल्म जो आपका एक कैरेक्टर है वो सबको पसंद है, तो वो उस कैरेक्टर के बारे में ज़रा बताइए कि सर वो कैरेक्टर कैसे मिला आपको? सर देखिए, ये अनिल भाई जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर फिल्म में मुझे देते थे। मैं उनके साथ इसके पहले प्यार तो होना ही था किया, और राधे श्याम सीताराम किया। उसके बाद फिर उनके साथ मैंने सैंडविच
किया जिसमें गोविंदा का डबल रोल था, है ना। उसके बाद फिर ये वेलकम बैक, वेलकम वेलकम बैक। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि यार वो रोल है तुम्हारे लिए एक, इसमें वेलकम है। हाँ ठीक है चलो करते हैं। अब अनीस भाई है तो रोल क्या पूछना, है ना। दुबई चले गए, दुबई चले गए सर। आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 दिन तक मैं ऐसा स्टिक लेकर के खड़ा हुआ हूँ और बाकी सब आर्टिस्ट बोल रहे हैं और मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूँ ऐसा। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार, एक दिन मैं अनीस भाई को पकड़ लिया। मैंने कहा अनीस भाई मैं रातों में सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अरे मैंने कहा क्या कर रहा हूँ मैं, मेरी समझ में आ रहा है। देखो वैसा भाई आप टेंशन मत लो यार, आपका रोल यहाँ पर है, यहाँ पर है मेरा, आप देखना आपका बहुत बढ़िया रोल बनेगा। इस तरह बात करते हैं। मैंने कहा आप कब होगा, होगा होगा होगा, आप टेंशन मत लो, आप सो खाना खाओ बढ़िया अच्छे से, आएगा आएगा। फिर भी 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब मेरा सीन आया, समझा, तब उन्होंने मुझे बुलाया, देखो ये सीन है तुम्हारा, अब कैसा करना। ये करेक्टर है जो नाना पाटेकर का विजिटिंग कार्ड है। किसी को डराना होता है, किसी को धमकाना होता है, अपना रुतबा जमाना होता है, तो नाना पाटेकर बोलता है बता बता बल्लू बता, मुझे गुस्सा आता तो क्या होता है बता। तो फिर आप बोलते हैं कि मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। तो अब जब ये सीन आया ना, किया ना मैंने, वो तो सभी लोगों ने कहा अरे यार, मेरे दोस्तों ने बोला अरे यार ये रोल तो ये था। तो ये राइटर और डायरेक्टर जो होता है ना, उनके दिमाग में होता है। एक पूरी फिल्म जो है ना, एक जो राइटर डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर, उसके दिमाग में ये पूरी फिल्म रहती है। किसी के रहे ना रहे, हमारी तो हमारा रोल रहेगा क्या है, किसी और का भी रोल आप कर रहे हैं तो आप करें, लेकिन डायरेक्टर के दिमाग में सब रहता है कौन क्या कर रहा है। इसलिए उन्होंने मुझे, सर एक बार सर, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार सर वो डायलॉग बोल दीजिए सर। अरे यार वो बड़ा डायलॉग, जबरदस्त डायलॉग है सर, मतलब उस डायलॉग पे कितने सारे रील्स बनते हैं और डेली स्क्रॉल करो तो हर दूसरा रील वो उस पे अभी दिखता मेरी है। आवाज़ भी नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा, रहने दो। कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा 2 लाइन हुआ तो। सर। हाँ सर बिल्कुल। तो नाना पाटेकर, किसी को डराना हो धमकाना हो, है ना, अपने कोपचे में लेना हो, और वो चाहते हैं कि उनकी बहन की शादी, कैटरीना की शादी अक्षय से हो जाए, तो अक्षय को वो धौस जमाना चाहते हैं कि यार तूने मेरी बहन के साथ शादी नहीं की तो देख मैं क्या करता हूँ, बता 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 बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई के लिए मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, घर तक छोड़ना है, बीवी के लिए साड़ी, बच्चों के साथ, बस बस बस। ये सर बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग है आपका, और मतलब हर जगह सर, हर सोशल मीडिया और रील्स हाँ, पे ये सब ये देखने को बहुत हो मिलता गया, है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, नियाज भाई, सबसे बड़ी बात होती है फिल्म का हिट होना। फिल्म का हिट होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो पाई, कुछ तो बिल्कुल रिलीज़ नहीं हो पाई, तो ऐसे ही चला गया, डब्बे में चला गया। लेकिन एक फिल्म जब रिलीज़ होती है, उसकी चलती है, तो सब चलते हैं। और शोले फिल्म देख लीजिए, है ना, वो सांबा भी हिट हो गया था, जो पहाड़ पे ऊपर बैठा हुआ है, जिसने एक ही डायलॉग बोला था, 50,000 सरकार, रो सांबा कितना इनाम रखे हैं हमारे सरकार ने हमारे ऊपर, 50,000, पूरे 50 सरकार सरकार, और पहाड़ पे बैठ के एक ही डायलॉग बोला, लेकिन उस सांबा भी याद रहता है लोगों को। तो क्यों, क्योंकि वो फिल्म हिट हुई। तो फिल्म का हिट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब एक फिल्म हिट हो जाती है और उसमें आप भी रहते हैं, तो आपका भी फायदा होता है, हर आर्टिस्ट। सर एक आखिरी सवाल, उसी फिल्म से ही जुड़े, एक नाना पाटेकर को लेकर के, क्योंकि नाना पाटेकर को लेकर के ये कहा जाता है कि वो बड़ा ही गुस्सैल हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा हो जाते हैं सेट पे। वो तो एक्चुअली ना, नाना पाटेकर जो है ना, नारियल की तरह है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। मतलब मेरे मेरे साथ तो ऐसे ऐसे मतलब वही है उसके, कि मैंने उनके साथ काफ़ी फिल्में की हैं। तो अब वो खाना बना के खिलाता है वो आदमी, मटन बना के, ए हजाम हजरा, क्या खाता, मटन खाएगा, कलेजी खाएगा, क्या खाएगा, गुर्दा खाएगा, क्या मतलब क्या खाएगा, बोल बोल बोल, इस तरह का आदमी है वो। तो फिर वो प्रोडक्शन का बोलेगा कि चलो तू मटन लेके आ, ए तेरे लिए मैं रात में खाना बनाना है, तू इधर उधर नहीं खाना साले। इस तरह का भी आदमी है। और फिर कभी गुस्सा आता है तो फिर कुछ का कुछ बोल देता है। तो है चलिए ऐसा सर, नेचर। सर ये एक आखिरी सवाल, सिर्फ आप थोड़े से अपने किडनैपिंग का ये जो मामला आया था उसके बारे में ज़रा बता दीजिए कि
नियाज, किडनैपिंग का तो मामला बहुत मैंने बोल दिया है। अच्छा, हाँ, बहुत बोल दिया है, अब तो बस। सर कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं मतलब? नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं है। अभी सब मतलब पुलिस ने मेरी बहुत मदद की, बहुत अनबिलीवेबल। वो सभी लोग पकड़े गए सर? सारे लोग पकड़े गए। हम्म, मुझे मेरे पैसे भी वापस मिल गए। हम्म, और पुलिस ने स्पेशली मतलब जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, खास करके सीओ साहब जो थे, संग्राम सिंह, उदय प्रताप सिंह, हम्म, और एसपी अभिषेक झा, हम्म, इन लोगों ने, और खास करके इन सब के इन सब से जो मेरी मेरी बात करवाई, जो भी है, हम्म, एक आईएएस ऑफिसर है मिस्टर हीरालाल पटेल, वो, ये सारे लोगों ने मतलब काफ़ी मेरी मदद की है। हम्म। समझो ना। उसके बाद सर एक कभी धमकी उमकी का कॉल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, चलिए कुछ नहीं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आप थैंक आए जुड़े और बहुत सारे बॉलीवुड के किस्से कहानियाँ आपने दिलचस्प दिलचस्प कहानियाँ बताई। यू। और ये सुनकर के वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि और आपसे बात करते रहें, लेकिन आपके पास समय की थोड़ी कमी है। फिर कभी इस मिलेंगे। वजह से बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, सभी को शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।